मनन उसे घूर के, मैं मनन ओबरॉय हूं बेटा। जब तू निक्कर में घूमता था ना, तब से ये दुनिया मुझसे डरती है। ये मनन ओबरॉय किसी से नहीं डरता। समझा? याद रखिए बात। मनन थोड़ा रुक कर, बस एक चीज से डर लगता है। अंश, और वो चीज कौन सी? मनन, तुझे खोने से। अंश उसकी तरफ देखता रहा। मनन उसे उदास भरी नजरों से देख रहा था। अंश उसके गले लग गया। बदले में मनन ने भी उसे कस के गले लगा लिया। दोनों इसी तरह खड़े रहे। कोई भी उनको देख के कह सकता था कि दोनों में कितना प्यार है। उनके सब आदमी उन्हें मुस्कुराकर देखने लगे। अंश, तुझे छोड़ के कहाँ जाना है भाई? मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मैंने तो बस छोटा सा मजाक किया था यार। तू तो इमोशनल हो गया मेरा बच्चा। अंश मुस्कुराने लगा और मनन ने उसके सीने में सर छिपाते हुए कहा, तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा, इसलिए ये डर हमेशा सताता रहेगा। और तू मेरी जान है। मैं तुझसे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे अलावा कुछ नहीं है मेरे पास खोने के लिए। ये देख के अंश की आंखों में भी आंसू आ गए और बाकी सारे लोग उन्हें देखकर इमोशनल हो गए। उन्हें पता है कि मनन के लिए अंश कितने मायने रखता है। ये सब 20 मिनट लगातार चलता रहा और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ रहा। तभी उन लोगों में से एक आदमी आया जिसका नाम रवि। रवि उन दोनों से, भाई अगर ये सब हो गया हो तो क्या चले, देर हो रही है हमें। अंश उसको घूर के बोला, तुझे क्यों कबाब में हड्डी बनना है? दिख नहीं रहा क्या? मैं अपनी लैला के साथ रोमांस कर रहा हूं। मनन ने इतना सुनते ही अंश को धक्का दिया और बाकी सब अंश की बातों पर हंस पड़े। मनन ने झल्लाते हुए कहा, अबे काले बिल्ले, मैं क्या तुझे लैला दिखता हूं? मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अंश ने हंसते हुए रवि को हाय फाय दी। उनके साथ जीतू, मोनू और रॉकी भी हंसने लग गए। मनन उनको देख के गाड़ी में बैठ गया। वो लोग ये देख के और भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगे। मनन ने सीट से सर टिकाकर उनको गुस्से में कहा, बत्ती सी दिखानी हो गई हो तो कुछ काम कर लो, वरना वहीं आके सबके भेजे में गोलियां उतार दूंगा। ये सुनकर सब अपनी गाड़ी में बैठ गए। अंश ने अपनी ड्राइविंग सीट संभाली और वो सब वहां से निकल गए। यहां सुभाष जी सेठ मदन लाल के घर पहुंच गए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। सेठ अंदर से, कौन है इतनी सुबह सुबह? लोगों को भी चैन नहीं है, न खुद सोते हैं न दूसरों को सोने देते हैं। सुभाष जी दरवाजा पीटते हुए, सेठ जी मैं हूं सुभाष, दरवाजा खोलिए। सेठ जी ने दरवाजा खोला। सेठ, अरे क्या हुआ सुभाष, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? आओ अंदर। वो दोनों अंदर चले आए। सेठ, क्या हुआ सुभाष, इतने परेशान क्यों हो? सुभाष जी परेशानी से बोले, सेठ जी आपने मेरी आज तक बहुत मदद की है, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, पर मैं आज बहुत बड़ी समस्या में हूं। आज भी एक एहसान कर दीजिए, मैं आपका सदा आर्नी रहूंगा। सेठ, बरखुरदार, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, पर पैसों के अलावा कुछ भी कहो। सुभाष जी की तो जैसे आशा ही निराशा में बदल गई। सुभाष जी, सेठ जी पैसों के सिलसिले से ही यहां आना पड़ा। सेठ जी बहुत आस लेकर आया हूं आपके पास, हमारी मदद करे सेठ जी। सेठ, देखो सुभाष, ये तो तुम जानते हो कि पहले ही तुमने मुझसे 5 लाख रुपए लेके रखे हैं, वो अभी तक तुमने नहीं लौटाए। मैं ये नहीं कहता कि तुम नहीं लौटाओगे, पर स्थिति को समझने की कोशिश करो। अभी मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं, चाहो तो कुछ और मदद कर सकता हूं। सुभाष जी ने सर झुका लिया और गहरी सोच में डूब गए। सेठ, एक काम कर सकता हूं, मैं अपने किसी रिश्तेदार से तुम्हें पैसे दिला सकता हूं। उनकी बात सुन सुभाष जी को जैसे उम्मीद की किरण दिखी। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और सेठ जी ने उन्हें 10 बजे आने को कहा। सुभाष जी हाथ जोड़ दाते हुए बोले, आपका धन्यवाद सेठ जी, अगर इस बार आपने मेरी मदद कर दी तो मैं आपका पैसा 2 गुना ब्याज के साथ लौटा दूंगा। सेठ जी हल्का सा हंसते हुए, पहले मुद्दल तो लौटा दो बरखुरदार, फिर ब्याज की बात करेंगे कि तुम्हारा कितना निकलता है। सुभाष जी ने हाँ में सर हिलाया और हाथ जोड़ के अपने घर वापस आ गए। इसी बीच सुबह के 7:30 बज चुके थे। सुभाष जी ने थके हारे कदम के साथ घर में पैर रखे। घर में पैर रखते ही उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो घर में आए और रानी जी का नाम चिल्लाकर लेने लगे। रानी जी वहां पर आई। क्या हुआ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? सुभाष जी एक ही जगह देखे जा रहे थे। रानी जी ने जब वहां देखा तो उनका गुस्सा भी 7वें आसमान तक पहुंच गया। रानी जी लड्डकी को गुस्से से देखते हुए, कितनी बार कहा है हमने
तुझे कि अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाया कर, पर तू बाज नहीं आएगी अपनी हरकतों से। कितनी बार कहा है मैंने अपना मनहूस चेहरा हमारे सामने मत लाया कर। ज... सुभाष जी गुस्से से बोलते हुए, रानी जी, आपको कितनी बार समझाया है कि इस लड़की का चेहरा ढका रहना चाहिए? पूरी सुबह खराब कर दी इसने। इतना बोलकर सुभाष जी वहां से चले गए। रानी जी ने उसको गुस्से से देखा और उस पे बरस परी न जाने कितनी खरी खोटी सुनाई। वो सिर्फ सर झुकाकर चुपचाप सुनती रही। रानी जी गुस्से से, अपनी शक्ल मत दिखाया कर हमें, वरना इस घर से निकाल दूंगी, समझी? रानी जी ने उसका दुपट्टा छिना और उसके मुंह पर फेंक दिया। उसने दुपट्टे से अपने चेहरे को ढक लिया और किचन की तरफ चली गई। रानी जी गुस्से से, कर्मजली, मनहूस कही कि पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए थे जो ये गले पर रह गई हैं। रानी जी वहां से पैर पटकते हुए चली गई। गाड़ी सड़ ढक पे दौड़ी जा रही थी। सूरज अपनी धूप भोपाल की जमीन पर बरसाए जा रहा था। मनन भी आंखें बंद करके आती जाती हवा को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। अंश, क्या बात है मनन, कब से चुप हैं? कुछ बोल ही दे यार, आखिर हम भोपाल शिफ्ट हो रहे हैं। मनन, कुछ नहीं है यार। अंश उसकी तरफ देख के, क्या बात है, क्या सोच रहा है तू? मुझे भी बता दे, मैं भी सोचूंगा फिर। मनन थोड़ा गुस्से में जब्धा भींचते हुए उस बूढ़े सुभाष के बारे में सोच रहा हूं। कितनी गद्दारी भरी है उसके अंदर। साला जिसका नमक खाया उसके साथ ही छल, उसको तो जीने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। मनन ओबरॉय से गद्दारी बड़ी महंगी पड़ेगी उसे। मनन की आंखों में ये कहकर खून उतर गया, जिसको अंश ने भी नोटिस किया। अंश मुस्कुराकर, भाई शांत हो जा, जब वहां जाएंगे तब उसकी खटिया खडीड ही करेंगे। वैसे एक बात बता, अगर उसने हमारे पैसे नहीं लौट आए तो तू क्या करेगा? उसको जान से मारेगा या कुछ और? मनन हल्का सा हंसते हुए, अब ये तो वहीं जाकर पता चलेगा कि उसका करना क्या है। इस बात पर अंश भी मुस्कुरा दिया। अब बस वो सब लोग भोपाल अपने घर पहुंचने ही वाले थे कि अचानक मनन के दिमाग में कुछ आया। उसने अंश से पूछा कि वो लोग कितनी देर में पहुंचेंगे, तो अंश ने बताया कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। मनन के चेहरे पर मुस्कान ने जगह ले ली। ये देखकर अंश बोला, क्या हुआ तुझे? किसी परी के सपने आ रहे हैं क्या? इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? मनन अपनी मुस्कान लिए, परी के नहीं बेटा, किसी के पर काटने के सपने आ रहे हैं। अंश कुछ समझ नहीं पाया। उसने मनन को सवालिया नजर से देखा। मनन फीकी मुस्कान से बोला, गाड़ी सुभाष के घर घुमा ले, यहीं से उसके घर जाएंगे। मुझे देखना है उसके चेहरे का रंग कैसे पीला पड़ देता है। अंश ने थकान भरी नजरों से कहा, यार मनन, अभी उसके घर जाना जरूरी है क्या? चले जाएंगे यार, यहाँ बैठ बैठ के बहुत थक गया हूं, तो पहले घर चलते हैं, फिर उसके घर हो आएंगे। वैसे भी वो कहाँ भागा जा रहा है। मनन उसे घूर कर, तुझे आराम करना है अभी। अंश थोड़ा गुस्से से, सुन, रात से गाड़ी मैं ही चला रहा हूं और रवि ने थोड़ी बहुत चलाई है, इसलिए मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है। इसलिए पहले घर चलते हैं, थोड़ा आराम करेंगे, फिर उस बुढ़े का आराम हराम करेंगे। ओके बच्चा। मनन थोड़ा सख्ती से, पर मुझे अभी ही जाना है उसके घर। अंश, देख भाई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज पहले घर चलते हैं, फिर उसके 1 घंटे बाद वहां चले जाएंगे। मनन उसकी हालत समझकर, हम ठीक हैं। अंश ने यह सुनकर चैन की सांस ली और वो दोनों बहुत जल्द अपने घर पहुंचने वाले थे। रानी जी नाश्ता लेकर कमरे में आ गई और सुभाष जी के सामने बैठ गई। रानी जी चिंता में, क्या हुआ, क्या कहा सेठ जी ने? कुछ बात बनी? सुभाष जी नहीं रानी जी, उन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने 10 बजे बुलाया है, वो अपने किसी रिश्तेदार से बात करके बताएंगे। रानी जी और भी ज्यादा टेंशन में आ गई। रानी जी, एक काम करते हैं, मेरे जो जेवर हैं उन्हें बेच के उनको पैसे दे देते हैं। सुभाष जी, आपके गहनों से सिर्फ 6 या 7 लाख रुपए आएंगे और हमें 70 लाख देने हैं। भाग्यवान। रानी जी, तो क्या करे आप ही बताइए, हम कहाँ से लाए इतनी बड़ी रकम? हम बुरी तरीके से फंस चुके हैं। जब तक साहब यहाँ नहीं थे तब तक सब ठीक चल गया, पर अब वो यहाँ आ रहे हैं तो अब एक तो हमारी जान जाएगी या एक तो हमारा घर। सुभाष जी, पता नहीं क्या होगा, ये सोच सोच के दिल बैठा बैठा जा रहा है मेरा।